guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। एंड आज बहुत दिनों के बाद नहीं बहुत दिनों के बाद नहीं, केवल 2 दिनों के बाद हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की दी मोस्ट फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। लेकिन ना एक चीज की शिकायत है हमें आप लोगों से। हमने 2 दिन वीडियो क्या नहीं डाला, आप लोगों ने धुकुर आंटी को इतना मिस किया है कि क्या बोले। उतना तो हम लोग सह भी ले, लेकिन हमारी तो याद आप लोगों को आती नहीं है। देखो, धुकुर वाली आंटी को ना ज्यादा प्यार मत दो, क्योंकि धुकुर वाली आंटी प्यार के बदले आपको प्यार नहीं देगी। याद रखना ये बात, प्यार हम लोग से मिलेगा। खैर, इन सब बातों को साइड रखते हैं, शिकायत तो कभी और हम लोग आपके साथ कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की स्टोरी के बारे में। आज की स्टोरी जो कि हमारी सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया है, ये स्टोरी धुकुर करने वाली तो है, साथ ही साथ ये कितना अच्छा सोशल मैसेज देती है ना। और इसीलिए स्टोरी शुरू करने से पहले छोटी कुछ बातें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और हमारी इंडियन सोसाइटी भले ही कितना भी कह ले कि काले गोरे पतले मोटे नाटे लंबे चौड़े से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी लोग आपको आपकी शक्ल के लिए, आपको आपकी सूरत के लिए, आपको आपके पहनावे के लिए जज करते हैं। मानो या ना मानो, हम सभी ने, चाहे वो लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, ये सारी चीजों को अपने लाइफ के किसी ना किसी पड़ाव पे महसूस जरूर किया होगा। लड़की के पैदा होते ही बाप रे बाप उसके शादी के खर्चे जोड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो लड़की का रंग थोड़ा सा दबा हुआ हो या कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो, तब तो पड़ोसी या फिर रिलेटिव्स बचपन से ही इसकी शादी में बहुत दिक्कतें आने वाली है, इसको आराम से लड़का नहीं मिलेगा। जब लड़कियां बड़ी होती हैं, शादी के उम्र तक पहुंचती हैं, तब लड़का भले जैसा भी हो, बहू तो गोरी होनी चाहिए, बिल्कुल चांद की तरह। यहाँ हम लोग ना सभी इंडियन सोसाइटी को जज नहीं कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यही सोचती है। आज के समय में तो फिर भी ये चीजें कम देखने को मिलती हैं, थैंक्स टू एजुकेशन। लेकिन पहले के टाइम पे हर दूसरे परिवार में ये चीजें देखने को मिलती थी। अगर किसी परिवार में ये चीजें नहीं होना तो हमारी सोसाइटी बोल बोल के माँ बाप के कानों में वो चीज भर देती थी, अरे तुम्हारी बेटी तो ऐसी है, इसकी शादी में तो बहुत तकलीफ आएगी, इसे तो लड़का नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, आज की स्टोरी हमारी इसी बात पे डिपेंडेंट है कि किस तरह एक लड़की को उसके रंग के कारण कितने सारे रिजेक्शंस झेलने पड़े, एंड उस रिजेक्शंस के कारण वो लड़की अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पर आ गई थी जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। फिजिकल कमजोरी नहीं, बल्कि मेंटल कमजोरी। फिजिकली अगर आप कमजोर भी रहोगे ना तो कहीं ना कहीं आप उसे सुधार भी सकते हो, पर अगर इंसान एक बार यहाँ से हार जाता है ना, मेंटली अगर उसका संतुलन बिगड़ जाता है ना, तो शायद इस चीज का दुख उसे लाइफ लॉन्ग तक झेलना पड़ता है। लेकिन सिंस की ये हॉरर स्टोरी है, तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग आपको ये नॉलेज देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ से कमजोर हो तो नेगेटिव एनर्जीज के लिए भी आप बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट बन जाते हैं। हमने अपनी एबीसी की एक वीडियो में, खैर जो हमारे नए सब्सक्राइबर है, एबीसी हम लोग जिनको कहते हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमने उसको रीनेम कर दिया, लाइक निकनेम दे दिया है एबीसी, कि किस तरह जब इंसान दुखी होता है, उदास होता है, डिप्रेशन में रहता है, तो एबीसी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपको हावी करना। इसी बात का प्रूफ आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लेते हैं और साथ ही साथ सीट की पेटी कस के बांध लो और फोन अपने हाथों में कस के पकड़ लो, और मजा दुगना करने के लिए रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लो। तो अब बात करते हैं ये स्टोरी के बारे में जो हमारी सब्सक्राइबर ने हमसे शेयर की है, पर ये स्टोरी उनकी नहीं बल्कि उनकी मौसी की है। तो हमारी सब्सक्राइबर हमें बताती है कि उनकी मम्मी लोग टोटल 5 बहनें थी, और उनकी जो मौसी की कहानी आज आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं, वो दूसरे नंबर पे थी। तो आपको तो पता ही ना कि पहले के जमाने में लड़कियों की 17-18 साल तक में शादी कर दी जाती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों से हमारी सब्सक्राइबर की मौसी के बारे में बात करते हैं। तो जो मौसी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा स्किनी थी, यानी कि पतली दुबली थी, और सांवली भी थी, मतलब हल्की डस्की टोन में थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो रूप रंग था वो खराब था। बहुत ही ज्यादा अच्छे नैन नक्श थे, ठीक है, और बाल भी बहुत ही ज्यादा लंबे काले घने थे। तो हमारी सब्सक्राइबर की जो मम्मी है, उनकी शादी में कोई भी अड़चन नहीं आई थी। मतलब होता है ना कि रिश्ता आया पक्का हो गया, क्योंकि उनकी मम्मी गोरी थी। तो पहले के टाइम में क्या होता था, लड़के वालों को कुछ नहीं चाहिए था, बस लड़की गोरी नारी एकदम मतलब चिकनी होनी
चाहिए थी। तो यहाँ पर उनकी मम्मी की शादी एकदम चुटकी में हो गई थी। लेकिन जब यहाँ उनकी मौसी के लिए लड़के खोजे जाने लगे ना, तो अब क्या हो रहा था, जब भी लड़के वाले मौसी को देख रहे थे, देख के एक रीजन से बस मौसी से शादी नहीं कर रहे थे, और वो रीजन था कि यार ये लड़की कितनी पतली दुबली है, इसका रंग कितना सांवला है, इसको तो पहले शादी कर कर अगर हम लोग अपने घर ले जाएंगे तो इसे खिला के पहले हम लोगों को मोटा करना होगा, ये बच्चे कैसे पैदा करेगी, इसमें तो जान ही नहीं है, ये तो सूखी लकड़ी है। ऐसा एक बार हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार भी सेम वही चीज, दूसरी बार भी सेम वही रीजन, तीसरी बार, चौथी बार, मतलब ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब घर वाले भी परेशान हो गए थे, वो लोग भी अब टेंशन में आ गए थे कि ये लड़की की मतलब शादी कैसे करवाए, मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये बात उनके सारे रिश्तेदारों में फैलने लगी और आस पड़ोस के लोग भी बात करने लगे। इसके बाद अब क्या हो रहा था, उनकी मौसी को अब फ्रूट, सेब, केला, मतलब हर चीज खिलाने लगे कि तू ये खा ले, मे भी तू सुंदर दिखेगी, मोटी हो जाएगी, मतलब हर जद्दोजहद करने लगे। और यहाँ दिन पे दिन मौसी मोटी होने के बजाय और दुबली और पतली होते जा रही थी। और आपको तो पता ही है ना कि अगर आपका मन खुश नहीं रहेगा तो आप जितना भी खाना खाओ, कितना भी इंटेक लो, लेकिन आपके वो शरीर में नहीं लगेगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं परिवार वाले जो उनके थे, वो मौसी को ये एहसास दिला चुके थे कि कमी उनमें है, उनमें कुछ खोट है, जिनके कारण उनकी शादी नहीं हो पा रही। एक तो मौसी पांचों बहनों में सबसे ज्यादा दबे रंग की थी, बचपन से ही ताने सुनते बड़ी हो रही थी। हर पड़ोसी, हर रिश्तेदार यही कहता था कि तेरी 4 बहनों की तो शादी हो जाएगी, बस तेरी ही शादी में दिक्कत आने वाली है। और आज वो समय आ चुका था कि पड़ोसियों और रिश्तेदारों की कही वो बात सच हो रही थी। धीरे धीरे रिजेक्शन सहते सहते एक टाइम पे ना मौसी का भी जो सेल्फ स्टीम था, जो कॉन्फिडेंस था, वो इतना ज्यादा गिर चुका था कि उनके अंदर सेल्फ डाउट आ चुका था। अब ना मौसी बहुत ही ज्यादा चुप चुप रहने लगी थी, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रही थी। लेकिन घर वालों ने उनकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। ऑब्वियसली 80s में किसी को डिप्रेशन के बारे में पता भी नहीं होगा। घर वाले क्या सोच रहे थे कि मे भी इतने रिजेक्शन के कारण मौसी चुप रह रही है। अब ना सब लोग ये सोच रहे थे कि इसकी शादी कहीं भी किसी से भी करके इसको निपटा दो, क्योंकि इसके कारण 3 और बहनें पड़ी हुई हैं घर पे। और अब जो लड़के के रिश्ते आ भी रहे थे ना, वो कोई अधेड़ उम्र का होता था या किसी का कोई बच्चा होता था, किसी की बीवी मर गई होती थी। मतलब अब ये जो फेज था ना मौसी के लाइफ का, बहुत ही ज्यादा बुरा था। बाहर वाले तो बाहर वाले ही होते हैं और घर वाले भी ना कोई कमी नहीं छोड़ते थे। अब मौसी से अगर कोई बात करने भी आता था ना, तो 4 ताने देकर ही जाता था। मौसी ना बहुत ज्यादा चुप चुप रहने लगी थी। और अब तो मौसी का ऐसा हो गया था कि दिन भर वो जाकर छत के एक कोने पर बैठे रहती थी और टकटकी लगाकर किसी एक चीज को देखती रहती थी। एंड एक दिन की बात है, यहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर बताती है कि मौसी अपनी छोटी बहन के साथ बैठी हुई थी और उस वक्त मौसी के बाल खुले हुए थे। और एक चीज आप लोग ध्यान देना, मौसी ने आंवले का तेल लगा करके रखा हुआ था। अगर आप में से किसी के घर पे आंवले का तेल यूज होता होगा तो आपको पता होगा कि उसकी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। मौसी की छोटी बहन यहाँ पर बताती है ना कि मौसी चुपचाप से बैठी हुई, अचानक से बहुत तेज हवा आता है और हवा इतना तेज आता है कि मौसी के ऊपर से पार होता है, मौसी हिल जाती है। मौसी के जो लंबे लंबे बाल होते हैं ना, वो पूरा उड़ने लगते हैं। एंड एक चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक करने वाली थी कि उस हवा का असर न केवल मौसी पे हुआ था, उनकी बहन को हवा का एहसास नहीं हुआ था। उनकी बहन ने बस इतना देखा था कि जोर का हवा आया है और वो मौसी से टकरा करके गया है एंड मौसी आधा गिर गई है। इतना होने के बाद वो जाती है और मौसी को पकड़ती है। उसके बाद उनकी छोटी बहन मौसी से पूछती है कि क्या हुआ। मौसी ने बोला कि कुछ नहीं, मेरे को लगा कुछ मेरे पे टकराया। 5 से 10 मिनट बीतते हैं। अब मौसी की छोटी बहन क्या नोटिस करती है ना कि मौसी धीरे धीरे गिरे जा रही है और ऐसा लग रहा था मौसी के ऊपर कोई भारी सा वजन हो जो कि मौसी को दबाए जा रहा है। मौसी अपने हाथ पैर मार रही है कि अरे बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा सुन करके मौसी की छोटी बहन भाग करके नीचे जाती है और घर के सारे मेंबर्स को छत पर बुला करके लाती है। जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, ये हमको नहीं छोड़ रहा है, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। यहाँ पर तो घर वालों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, कौन जबरदस्ती कर रहा है, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है।
घर वाले आते हैं, मौसी का हाथ पैर पकड़ करके दबा देते हैं। उनको लगता है ना कि मौसी पागलपन के दौरे के कारण छटपटा रही है, पर यहाँ पर मौसी चिल्लाते रहती हैं, चीखती रहती हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि अरे हम पागल नहीं हुए हैं, यहाँ पर कोई आदमी है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। घर वाले मौसी की एक नहीं सुनते हैं। घर वाले क्या करते हैं ना, मौसी को पकड़ते हैं, घसीट करके नीचे ले जाते हैं, कंबल से उन्हें लपेटते हैं एंड लपेटने के बाद पिलर पर उनको बांध देते हैं। सबसे पहले ना फिर ओझा को बुलाया जाता है, पर यहाँ पर ओझा आने के बाद जो बात बताते हैं ना, वो सुन करके घर वालों के होश उड़ जाते हैं। अब ओझा मौसी के शरीर को देख के तुरंत परिवार वाले को ये बता देते हैं कि इनके शरीर पे जिनका कब्जा है, यानी कि एबीसी का, और ये कब्जा कोई हाल फिलहाल का नहीं है। मौसी के शरीर पे एबीसी ने बहुत ही टाइम पहले से कब्जा बनाए रखा है। अब यहाँ पर परिवार वाले ये सोचते हैं कि कहीं इसी कारण तो मौसी का शादी नहीं टूट रहा। अब यहाँ परिवार वाले ओझा जी से ये बोलते हैं कि प्लीज हमारी मदद करिए और इस एबीसी से हमें छुटकारा दिलाइए। अब यहाँ पर ओझा मौसी को देख के तुरंत बोल देते हैं कि काफी देर हो चुकी है और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो अगर आपको इसका उपाय निकालना है तो इसे जल्द से जल्द लेके किसी बड़े दरगाह पे ले जाइए। परिवार वालों ने बिना देरी किए मौसी को दरगाह ले जाने का निर्णय कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर दरगाह में भी मौसी का इलाज संभव नहीं था, क्योंकि वो एबीसी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, क्योंकि वो मौसी के शरीर में बहुत दिनों से कब्जा बनाए हुआ था। और परिवार वाले जितने नए दरगाह जाते थे उतनी नई नई बातें सामने आती थी। कोई कहता था कि ये एबीसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका हम लोग कोई इलाज नहीं कर सकते। कोई कहता था कि ये एबीसी तो बहुत दिनों से आपकी बेटी के शरीर के अंदर है और इसके कारण आपकी बेटी का अब शादी असंभव है। और कोई कहता था कि ये जो एबीसी आपकी बेटी के साथ हरकतें करते आ रहा है ना, वो बहुत सालों से करते आ रहा है। और आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि अगर एबीसी ऐसा किसी लड़की के साथ करता है ना, तो उस लड़की की शरीर पूरी तरह से दिन पे दिन खोखली होते जाती है, रंग सूरत दिन पे दिन ढलता जाता है। अब ना एबीसी की वो जो हरकतें थी, जो कि सालों से छुप छुप कर हो रही थी, अब वो खुले में होने लगी थी। रात में ना लोग मौसी के साथ सोते नहीं थे। लोगों को, मतलब घर के परिवार वालों को ही मौसी से डर लगने लगता था। घर के लोग काफी ज्यादा डर गए थे मौसी की हालत देख करके। बहुत बुरा लगता था उन्हें मौसी के लिए कि आंखों के सामने आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है एंड आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। घर में मौसी के अलावे 3 और जवान लड़कियां थी। घर वालों को ना कहीं अपनी बाकी की बेटियों के लिए भी बहुत डर लग रहा था। घर वालों ने तो सारे हाथ पांव मार लिए, लेकिन अभी तक ना कोई ऐसा दरगाह नहीं मिला था जो कि मौसी का इलाज करने के लिए तैयार हो। समय बीतते जाता है और समय के साथ साथ मौसी वो पीड़ा सहती जाती है। मौसी के साथ साथ घर वाले भी वो सब दुख सहन कर रहे थे। घर वालों को एक और चीज का बहुत ज्यादा डर था कि मौसी की शादी के लिए तो ऐसी ही इतनी ज्यादा अड़चने आ रही हैं, कल को अगर ये बात घर के बाहर चली जाती है ना, तो मौसी की जो शादी है वो होनी तो नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन घर वालों ने हार नहीं माना। वो अलग अलग दरगाह जाते गए, मौसी का इलाज करवाते रहे एंड भगवान का शुक्र है कि उन्हें एक दरगाह फाइनली मिल गया। लेकिन दरगाह मिलने में फिर भी काफी ज्यादा लेट हो चुका था। मौसी को ये सब चीजें सहते सहते करीबन 2 से 2.5 साल बीत चुके थे। परिवार वाले मौसी को दरगाह लेकर जाते हैं। वहां पर मौलवी साहब मौसी का इलाज करते हैं। मौलवी साहब ने बोला कि जिस तरीके से उस एबीसी ने मौसी के रूह पर कब्जा किया हुआ है ना, इनका इलाज इतना ज्यादा आसान नहीं है। उन्होंने मौसी के इलाज के लिए मस्जिद के बगल में ही एक अलग सा खाली कमरा दिया और वहां पर मौसी के इलाज की सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। मौसी के इलाज को ना कम से कम 3 से 4 महीने लगे और वो 3 से 4 महीनों का जो समय था ना, मौसी उसी कमरे में अकेले रहा करती थी। घर वाले भी मौसी से नहीं मिल सकते थे। 3-4 महीनों के बाद मौलवी साहब ने उस एबीसी को वहां से हटा दिया एंड वहां से हटाने के बाद मौलवी साहब ने घर वालों को बताया कि उस एबीसी को हटाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके शरीर पर है और अगर वो आपको अपनी सही पहचान, अपना नाम बता देना, तो काइंड ऑफ ये इजी हो जाता है उसे दूसरों के ऊपर से हटाने के लिए। तो मौलवी साहब ने बहुत सारी
प्रक्रियाएं की और उन्हीं प्रक्रियाओं में उन्हें पता चल गया था कि उस एबीसी का क्या नाम है। हमारी सब्सक्राइबर ऐसा कहती है ना कि भले वो एक जिन था पर उसका नाम कमलेश था। और जब मौसी एक बार ठीक हो जाती है तो उनके शरीर पर बहुत सारी ताबीजें बांधी जाती हैं, क्योंकि मौसी का शरीर ना काफी ज्यादा खोखला हो चुका था और मौसी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेती तो उनपे भले वो एबीसी नहीं लेकिन कोई दूसरा एबीसी या कोई दूसरी नेगेटिव एनर्जी ना तुरंत कब्जा कर सकती थी। मौसी को सख्त हिदायत दी गई कि आपको डेली कुरान की आयतें पढ़नी होंगी, अदरवाइज आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हावी होने में ना टाइम नहीं लगेगी। घर वाले मौसी को लेकर के आते हैं और मौसी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो भी किया करती थी। घर वालों ने ना जल्दी में झटपट लड़का देख करके मौसी की शादी कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बातें घर से बाहर आए। मौसी की शादी हो जाती है ठीक से एंड मौसी भी अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद भी उनको इन सारे नियमों का पालन करना था जो शादी के पहले मौलवी साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि आपको इन टाइम पे आयतों को पढ़ना है और हर वो चीजें करनी है जिसके कारण एबीसी आपसे दूर रहे। शादी के टाइम तो आपको पता ही है कि कितने सारे रस्में होती है और साथ ही साथ काम हो जाता है, तो एक दो दिन तो मौसी से गैप हो जाता है, वो नमाज नहीं पढ़ पाती है और शादी के कारण वो ताबीज भी अपनी खोल के रख देती है। जब वो ससुराल आ जाती है इसके बाद वो सोच में पड़ जाती है कि अब आखिर हम नमाज कैसे पढ़े, क्योंकि मौसी जो थी वो हिंदू थी और कोई भी अगर उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है आके ये पूछेगा ही कि आखिर क्या रीजन है जिसके कारण तुम नमाज पढ़ रही है। तो मौसी ने भी सोचा कि अब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, मुझे भी ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है और ये इंसानों की फितरत है। अगर चीजें नॉर्मल हो जाती है और इंसानों को अगर ये फील हो जाता है कि अरे हम तो ठीक है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इंसान वो सब चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब यहाँ पर मौसी ने भी यही चीज की। अब यहाँ पर मौसी ने भी सोचा कि छोड़ो, 10 लोग जो मेरे से सवाल आकर पूछेंगे उससे बेहतर है कि हम ये सब चीजों को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मौसी ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। अब इसी गलती के कारण कुछ टाइम के बाद मौसी के पति का देहांत हो गया। अब चीजें अच्छी होने के बजाय बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो एबीसी था वो मौसी के शरीर पे वापस से कब्जा कर लिया था और इस टाइम जो मौसी का शरीर था ना वो ये सब सहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा था। अब यहाँ पर चीजें बद से बदतर हो चुकी थी। अब उस एबीसी ने वापस से वही सारी हरकतें करनी शुरू कर दी थी ना जो कि वो शादी से पहले किया करता था। रात भर मौसी अपने कमरे में चिल्लाया करती थी, चीखा करती थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। ससुराल वालों ने पहले क्या सोचा कि जरूर इसे पति की मौत का सदमा लगा है। यहाँ पर तो अब लोग तरह तरह की बातें भी बनाने लगे थे। गांव वाले, पड़ोस वाले और रिलेटिव्स ये कहने लगे थे कि ये तो लड़की है ही मनहूस, एक तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, ऊपर से शादी हुई तो ये अपने पति को खा गई। ये सब बातें तो मौसी सुन ही रही थी, ऊपर से एबीसी का जो कहर था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहले तो ससुराल वालों ने सोचा कि ये जरूर इसको सदमा लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे उस एबीसी ने मौसी को इतना ज्यादा परेशान किया ना कि अब ससुराल वालों को लगने लगा था कि ये जरूर पागल हो गई है या फिर इसके खानदान वालों ने हमसे कुछ छुपाया है। वो लोग मौसी को उठा करके उनके मायके पहुंचा देते हैं और मायके वालों से कह देते हैं कि आज के बाद तुम्हारी बेटी का हमारे घर से कोई ताल्लुकात नहीं है। मौसी के पास ना पति था ना उनका परिवार था। घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे भी तो क्या करे। घर वाले ना तुरंत से मौसी को उठा करके उसी दरगाह पर उसी मौलवी साहब के पास ले गए जिन्होंने मौसी का पहले इलाज किया था। लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। मौलवी साहब ने मौसी के परिवार को एक ही चीज बोली कि मैंने पहले ही बोला था कि इन सारे नियमों का उनको अच्छे से पालन करना है, पर यहाँ पर मौसी ने जो गलती की इसी के कारण एबीसी ने उनकी जिंदगी बद से बदतर मतलब नरक बना दी थी। अब यहाँ पर मौलवी साहब ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि मेरे बस का अब कुछ नहीं है, क्योंकि मौसी ने तो एबीसी को दूसरी बार खुद बुलाया है, खुद न्योता दिया है। हम बस इसका एक ही उपाय दे सकते हैं कि आपके घर में जितनी भी बेटियां हैं और सारे परिवार के सदस्य जो हैं वो लोग ताबीज बांध लो और अपने शरीर को सुरक्षित कर लो। और रही बात मौसी की, तो अब इनके किस्मत में जो है इनको ये चीज सहना पड़ेगा, क्योंकि अब इनका इलाज
हम क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर ये नरक से वापस आ गई तो ये कुदरत का करिश्मा ही होगा। ऐसा कहकर मौलवी साहब ने उन्हें घर जाने की हिदायत दे दी। सारे घर वाले मौसी को घर लेकर के आ जाते हैं और सारी उम्मीदें उसी दिन टूट जाती हैं। हमारी सब्सक्राइबर बताती है कि आज के समय में मौसी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी हालत आज भी वैसी ही है। उसी पीड़ा और उसी नरक में मौसी आज भी जी रही है। हर पल मौसी ये मनाती है ना कि भगवान बस उन्हें अपने पास बुला ले। हम लोग तो भगवान से बस यही प्रे करते हैं कि मौसी को ये सब सहने की हिम्मत दे और जल्द से जल्द उन्हें इस दुख से छुटकारा मिल जाए। तो आज की ये स्टोरी बताने के पीछे हमारा यही मोटिव था। अगर आपके परिवार में या अगर आपके आसपास कोई इंसान दुखी है तो उसके दुख पर नमक छिड़कने के बजाय ना प्लीज आप उसकी हेल्प करो। किसी भी इंसान को इतना छोटा फील मत करवाओ कि उसके अंदर ना सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाए। किसी को उसके कद, काठी, रंग रूप के हिसाब से ना प्लीज जज मत किया करो। जरूरी नहीं है कि गोरा रंग ही सुंदर दिखता है। कितने सारे डस्की लोग हैं, कितने सारे सांवले लोग हैं जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। अब यहाँ हम दोनों बहनों में ही देख लो, मेरा कॉम्प्लेक्शन रानी के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा लाइट है, बट अगर फीचर्स की बात आती है ना तो आप सभी लोग रानी के फीचर्स की बहुत ज्यादा तारीफ करते हो। आप क्या, मेरे परिवार में भी ना सारे लोग रानी की तारीफ करते हैं। और उससे पहली बात, हर एक इंडिविजुअल अपने में स्पेशल है। यस, हम सभी के पास स्पेशल पावर्स होते हैं। हम जो है ना, हमारे जैसा कोई नहीं है। तो भले आपको सोसाइटी कुछ भी फील करवाए, भले आपको आपके फ्रेंड्स कुछ भी फील करवाए, यू आर दी बेस्ट। बस ये कॉन्फिडेंस रखो एंड यू आर गुड टू गो। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है ना, मतलब कि वो इंसान सीरियसली आपको डिजर्व नहीं करता है। तो रिजेक्शन से डिप्रेशन में नहीं आना है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा निखारना है और ज्यादा खुद पर काम करना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक की। वी होप कि आपका कलेजा धुकुर धुकुर किया होगा एंड इस स्टोरी के थ्रू एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और साथ ही साथ आप हमारे व्लॉग चैनल को भी देखना मत भूलना। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।